खबर उत्तराखंड स्पेशल देख रहे हैं आप। लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे देहरादून से। बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने राष्ट्रपति से की शिष्टाचार भेंट। राष्ट्रपति को केदारनाथ बद्रीनाथ की प्रतिकीर्ति और शॉल भेंट की गई। राष्ट्रपति को चारधाम यात्रा के लिए आमंत्रित किया गया। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने राष्ट्रपति से शिष्टाचार भेंट की है। राष्ट्रपति को केदारनाथ बद्रीनाथ की प्रतिकीर्ति और शॉल भेंट की गई। राष्ट्रपति को चारधाम यात्रा के लिए भी सीएम तीरथ सिंह रावत ने आमंत्रित किया है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने राष्ट्रपति से शिष्टाचार मुलाकात की है। मुलाकात की ये तस्वीर। राष्ट्रपति को केदारनाथ बद्रीनाथ की प्रतिकीर्ति और शॉल भेंट किया गया। राष्ट्रपति को चारधाम यात्रा के लिए भी उनके द्वारा आमंत्रित किया गया। राष्ट्रपति से मुलाकात, बद्रीनाथ की प्रतिकीर्ति और शॉल भेंट की गई। राष्ट्रपति को चारधाम यात्रा के लिए भी आमंत्रित किया गया। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने राष्ट्रपति से शिष्टाचार मुलाकात की है। राष्ट्रपति को केदारनाथ बद्रीनाथ की प्रतिकीर्ति और शॉल भेंट किया गया है। राष्ट्रपति को चारधाम यात्रा के लिए भी आमंत्रित किया गया। तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सोमवार को नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण से मुलाकात की है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड में बहुत सी विकास परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से उत्तराखंड का हर संभव सहयोग किया जाता रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जीएसटी के लागू होने के बाद उत्तराखंड राज्य को राजस्व हानि उठानी पड़ी है और इसे देखते हुए ही केंद्र की तरफ से राज्य को जीएसटी कंपनसेशन मंजूर किया गया। लेकिन इस कंपनसेशन की अवधि जून 2022 में समाप्त होने जा रही है और कोविड की आपात स्थिति में राज्य के वित्तीय संसाधनों पर विपरीत प्रभाव भी पड़ा। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री से उत्तराखंड की विपरीत परिस्थितियों और सीमित आर्थिक संसाधनों को देखते हुए जीएसटी कंपनसेशन की अवधि को जून 2022 से आगे और 5 वर्ष बढ़ाने का उनके द्वारा अनुरोध किया गया है। तो कंपनसेशन की अवधि जून 2022 में समाप्त हो जाएगी और कोविड की आपात स्थिति में राज्य के वित्तीय संसाधनों पर विपरीत प्रभाव भी पड़ा है और इसीलिए ही ये मुलाकात काफ़ी अहम भी है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री से उत्तराखंड की विपरीत परिस्थितियों और सीमित आर्थिक संसाधनों को देखते हुए जीएसटी कंपनसेशन की अवधि को जून 2022 से और 5 साल तक बढ़ा देने का उनके द्वारा अनुरोध किया गया। तो मुख्यमंत्री के द्वारा जीएसटी कंपनसेशन बढ़ाने की मांग की गई। केंद्र सरकार ने हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया, ये कहना था मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ रामगोपाल जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। रामगोपाल, जीएसटी कंपनसेशन बढ़ाने की मांग की गई है। जो जीएसटी कंपनसेशन 22 जून को समाप्त होगा उसे और आगे 5 साल तक बढ़ाने का अनुरोध किया गया। ज्यादा अपडेट बताएं रामगोपाल जी। बिल्कुल, देखिए प्रदेश के मुखिया ने जिस तरीके से दिल्ली दौरे पर अपने जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण उनसे मुलाकात की है और उनको जो चारधाम है उनकी जो मंदिर की स्मृति भेंट कर प्रदेश के हालचाल बताए हैं और कोविड की दृष्टि जिस तरीके से प्रदेश में एक स्थिति कमजोर हुई है, प्रदेश की जो स्थिति है और
उसको लेकर के बातचीत की है। साथ में जो जीएसटी है, जीएसटी को लेकर के इसकी जो अवधि है उसको बढ़ाने की, मतलब कि जो जीएसटी की अवधि है वो उसकी जो समय अवधि है वो समाप्त होने वाली है, तो इसको लेकर के भी बातचीत की है। और साथ में प्रदेश के मुखिया ने कोविड को लेकर के जो प्रधानमंत्री द्वारा जिस तरीके से प्रदेश में जो सहायता दी गई है तो उसके लिए भी जो है धन्यवाद उन्होंने किया है। जी बिल्कुल, ऐसी तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो खबर हल्द्वानी से, जहां नेता प्रतिपक्ष दिवंगत इंदिरा हृदय को श्रद्धांजलि देने के लिए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत दिल्ली से सीधे हल्द्वानी पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री ने इंदिरा हृदय के आवास पर उनके पार्थिव शरीर को श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसके बाद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि इंदिरा जी का जाना प्रदेश की राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति है। सरकार उनके कामों को आगे बढ़ाएगी। तो कांग्रेस की दिग्गज नेता और नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय का हृदय गति रुकने के कारण कल दिल्ली में निधन हो गया था और अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत सीधे दिल्ली से हल्द्वानी पहुंचे। इस अवसर पर इस दरमियान तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि इंदिरा हृदय का जाना राजनीति के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है और सरकार उनके कामों को आगे बढ़ाएगी। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। सरकार उनके कामों को आगे बढ़ाएगी, ये कहा गया है मुख्यमंत्री के द्वारा। तो मुख्यमंत्री ने इंदिरा हृदय के आवास पर उनके पार्थिव शरीर को श्रद्धासुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि इंदिरा जी का जाना प्रदेश की राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति है। सरकार उनके कामों को आगे बढ़ाएगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता मुकेश जुड़ गए हैं। मुकेश, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत इंदिरा हृदय के आवास पे पहुंचे थे, सभी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है और इस दरमियान उनका कहना था कि सरकार उनके कामों को आगे बढ़ाएगी। मुकेश जी, शुरू बताना चाहूंगा, जिस तरह से कल ये दुखद घटना सूचना आई थी उसके बाद पूरे प्रदेश में शोक की लहर है। हालांकि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने भी शोक व्यक्त किया। आज सुबह 8:30 बजे पहुंचकर मुख्यमंत्री ने उनके आवास पर पहुंचकर उनके श्रद्धांजलि अर्पित की और एक गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि ये राजनीति के साथ साथ प्रदेश के लिए काफी अपूर्णीय क्षति है जिसको पूरा करना संभव नहीं है। जी बिल्कुल मुकेश, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। इंदिरा हृदय जी का जाना प्रदेश के लिए बहुत क्षति है और हमें बड़ा दुख है। इंदिरा जी का जिस प्रकार का व्यक्तित्व था और जिस तरह से वो उत्तराखंड के लिए विकास के लिए लड़ती थी, दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर के उनकी सोच थी। उत्तर प्रदेश के अंदर जब वो सदन में थे, विधान परिषद के अंदर, तो मुझे भी सौभाग्य उनके साथ में रहने का मिला और वहाँ वो हमारा हौसला बुलंद करती थी। तो अगली खबर भी हल्द्वानी से ही, जहां नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय का रानीबाग स्थित चित्रशाला घाट में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इंदिरा हृदय के तीनों बेटों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान हजारों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और उनके समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा, जहां पर इंदिरा हृदय के अंतिम संस्कार में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, केंद्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, प्रभारी देवेंद्र यादव, राज्य के कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य, बंशीधर भगत सहित कांग्रेस पार्टी के कई अन्य विधायक, हल्द्वानी शहर के हजारों लोग मौजूद रहे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ये तस्वीर आप इंदिरा हृदय के अंतिम संस्कार की देख रहे हैं। सभी ने राजकीय सम्मान के साथ
उनका अंतिम संस्कार किया। हालांकि इस दौरान हजारों लोगों का हुजूम था, सैकड़ों की तादाद में लोग, भारी पुलिस बल भी तैनात, सभी की आंखें नम थी। कांग्रेस के कई बड़े नेता, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, कार्यकर्ता, लोग सभी वहां पर मौजूद थे। इंदिरा जी एक अद्भुत व्यक्तित्व थी। वो जहाँ भी जिस पद पर भी रही उसको उन्होंने एक नई ऊंचाई प्रदान करने का काम किया। संसदीय परंपराओं की वो एक ग्रंथ थी अपने आप में। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के नेता के रूप में, विधान परिषद के सदस्य के रूप में, उत्तराखंड में विपक्ष की नेता के रूप में मेरे साथ उन्होंने पूरी कांग्रेस को बनाने का काम किया। और जब मंत्री बनी तो उन्होंने वित्त मंत्री के रूप में राज्य के वित्तीय प्रबंधन को बड़ी मजबूती दी। तो इंदिरा जी का जाना सबके लिए बहुत बड़ा आघात है। हल्द्वानी के विकास में उनका अभूतपूर्व योगदान था, लोग हमेशा याद रखें। मैं समझता हूँ उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी क्षति है, जिसकी भरपाई निकट भविष्य में हो पाना संभव है। हमने एक ऐसा राजनेता खोया जो राजनेता सदैव हर वर्ग के लिए चिंतित रहता था और इस प्रदेश के अंदर विकास के नए आयाम उन्होंने स्थापित करने का काम किया। मंत्री के रूप में उनके साथ कार्य किया, नेता प्रतिपक्ष के रूप में उनके साथ कार्य करने का अवसर मिला। वो सदैव हमारा मार्गदर्शन करती रहती थी और संसदीय ज्ञान का लोहा तो चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सभी लोग जो है उनका मानते हैं। दीदी क्या, इंदिरा हृदय जी तो हमारी माता तुल्य थी। हम लोग पहली बार विधायक बन के जब 2002 में गए, तब से लेके मैं आज प्रदेश का एक मंत्री हूँ और आज तक इंदिरा जी ने सदैव हमको सुझाव और सीख दिया। मैं उन क्षणों को कभी अपने जीवन में नहीं भूल सकता और मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि हे प्रभु ऐसी महान आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें, इनको आवागमन से मुक्त करें, परिवार को हिम्मत दें, साहस दें। इंदिरा जी न सिर्फ कांग्रेस की नेता थी बल्कि देश की नेता थी और विशेष रूप से उनका जो योगदान उत्तराखंड और यूपी में रहा वो हम सब आज स्मरण करते हैं। हमेशा एक आगे की सोच रखने वाली एक ऐसी आयरन लेडी जिन्होंने इस प्रदेश को किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सके, उसी सपने के साथ उन्होंने अपने आप को जीवन दिया। एक सार्वजनिक जीवन में रहते हुए कभी परिवार की चिंता ना करते हुए हमेशा ये चिंता बनी रहती थी कि इस प्रदेश को कैसे आगे बढ़ाया जाए। आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके दिखाए हुए सपने को हम साकार कर सकें, उनके दिखाए हुए रास्ते पर हम आगे बढ़ सकें, यही हम सबकी उनके प्रति भावपूर्ण श्रद्धांजलि। खबर ऋषिकेश से, जहां एक होटल में प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुस्लिम समुदाय पर कोरोना का टीका न लगाने को लेकर एक बयान दिया है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने कहा है कि कोविड-19 के वैक्सीन लगवाने से मुसलमानों को डर लगता है, जबकि सभी लोगों को कोरोना की वैक्सीन लेनी चाहिए। ऐसे में एक समुदाय जो इस टीकाकरण से डरकर कोरोना की गंभीर बीमारी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को वैक्सीन जरूर लगानी चाहिए। वैक्सीन लगवाने से मुसलमानों को डर लगता है, ये कहा गया है पूर्व सीएम के द्वारा। तो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुस्लिम समुदाय पर कोरोना का टीका नहीं लगाने को लेकर एक विवादित बयान दिया। मुख्यमंत्री का कहना था कि कोविड-19 की वैक्सीन लगवाने से मुसलमानों के मन में डर है, जबकि सभी लोगों को कोरोना का टीका लगवाना चाहिए। और ऐसे में एक समुदाय जो इस टीकाकरण से डरकर कोरोना की गंभीर बीमारी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को वैक्सीन जरूर करानी चाहिए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता बसंत कश्यप जुड़ गए हैं। बसंत, विवादित बयान है, उनका कहना है कि एक समुदाय, मुस्लिम समुदाय नाम लेकर कहा गया है कि वो कोरोना का टीका लगवाने से डर रहे हैं और इसके कारण ये महामारी को और बढ़ावा दिया जा रहा है। बसंत जी, सुरभि मैं बता दूं आपको, ऋषिकेश में रक्तदान शिविर के आयोजन के कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे थे और उन्होंने एक प्रेस वार्ता की होटल में।
जिस दौरान उन्होंने कहा है कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो कोरोना का टीका लगवाने से बच रहे हैं, संकोच कर रहे हैं, डर रहे हैं, ताकि वो जल्दी टीका लगवाएं और टीका लगवा करके जो गंभीर बीमारी कोरोना की है उससे बचा जा सके। सुरभि। बिल्कुल बसंत, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। हमारे देश में जो मुस्लिम कम्युनिटी नाम लेकर बोल रहा हूँ जानबूझ करके, जो मुस्लिम कम्युनिटी है अभी वो टीकाकरण से बच रहे हैं। अभी उनको थोड़ा उनमें अभी भी संकोच है, तमाम तरह के भ्रम है कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, सब जानकारी आपकी है। तो मैं तमाम हमारे सामाजिक संगठन है, सरकार तो अपना काम कर रही है, लेकिन जो सामाजिक संगठन है, आप प्रेस के लोग हैं, इसके माध्यम से हम उन लोगों को कह सकते हैं वैसे कोई नुकसान होने वाला नहीं है, आप टीकाकरण करिए। अगर आप टीकाकरण नहीं करते हैं तो बीमारी समाप्त नहीं हो सकती है। ये बीमारी समाप्त नहीं होगी तो कभी भी कोई भी इसकी चपेट में आ सकता है और हम एक सुपर स्प्रेडर बन सकते हैं। अगली खबर राजधानी देहरादून से, जहां राज्य सरकार ने कोरोना कर्फ्यू को एक हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया है। वर्तमान समय में प्रदेश के अंदर वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के मामले में भारी कमी भी देखी गई है, लेकिन राज्य सरकार ने ये पहले ही तय कर दिया था कि अभी फिलहाल कोई छूट प्रदेश में नहीं दी जा सकती, जिसका असर देखने को भी मिला। प्रदेश में 15 जून तक लागू कोरोना कर्फ्यू के समय सीमा को बढ़ाकर अब 22 जून तक के लिए कर दिया गया। पहले के मुकाबले इस सप्ताह के अंदर सरकार ने छूट के दायरे को जरूर बढ़ाए हैं। प्रदेश के व्यापारियों की मांगों को देखते हुए राज्य सरकार ने इस दौरान 3 दिन व्यापक प्रतिष्ठान खोलने की भी अनुमति दी। कोविड-19 की परिस्थितियों को देखते हुए आज सरकार ने इस राज्य में कोविड कर्फ्यू को 15 तारीख से 22 तारीख तक बढ़ाने का निर्णय लिया, जिसमें पुरानी SOP तकरीबन वही रहेंगी। कुछ परिवर्तन, महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं। मसलन बद्रीनाथ दर्शन के लिए चमोली जनपद के लोगों को RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट के साथ दर्शन की अनुमति दी गई है। इसी तरह रुद्रप्रयाग जनपद के लोगों को केदारनाथ दर्शन की अनुमति RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट के साथ, और इसी तरह से उत्तरकाशी जनपद के निवासियों को गंगोत्री या यमुनोत्री के दर्शन की अनुमति RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट के साथ देने का निर्णय दिया। खबर अक्सर से, जहां कोरोना टीकाकरण के लक्ष्य को बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने स्पेशल प्लान शुरू कर दिया। सेशन साइटों के अलावा अब स्वास्थ्य टीमें डोर टू डोर जाकर लोगों को वैक्सीनेट करेगी और साथ ही इस प्लान में खासतौर पर बेसहारा बुजुर्गों, दिव्यांगों को उनके घरों पर ही वैक्सीन लगाया जाएगा। CSC प्रभारी डॉक्टर अनिल वर्मा का कहना है कि वैक्सीनेशन को लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम हाउस टू हाउस जाकर टीकाकरण का काम करेगी। देखो, प्लान ये है कि जो DM सर और CM साहब के निर्देशन में जो स्ट्रेटेजी अपनाई गई कि हर आदमी को कैसे वैक्सीनेशन को कराया जाएगा। जो 45 प्लस के लोग हैं, पहले कुछ लोग आनाकानी करते थे, विशेष समुदाय के लोग या जिन लोगों को जागृति नहीं है, जो लोग भ्रम में थे, कम पढ़े लिखे थे, उन लोगों को वैक्सीनेशन कराने के लिए हम लोगों ने स्ट्रेटेजी अपनाई। जो वृद्ध लोग हैं, जो बीमार लोग हैं, जो अपंग हैं, जो आ नहीं सकते, उन लोगों को हमने घर जाकर भी वैक्सीनेशन कराने का लक्ष्य लिया है और हम उसी के मद्देनजर रखते हैं। जहां हमारे 20 हो रहे थे, अब आज की डेट में हमारे 100-125 उस गांव में प्रतिदिन वैक्सीनेशन। खबर अक्सर से, जहां सुल्तानपुर और उनके आसपास के नगरों के बाजारों में सोमवार को खासी भीड़ देखने को मिली, जिसमें किराना, कपड़े और बेकरी आदि की दुकानों पर लोगों की ज्यादा भीड़ देखने को मिली है। लोग सामान खरीदने के चक्कर में सोशल डिस्टेंसिंग तक भूल गए। इसके अलावा कई लोग तो मास्क का प्रयोग भी नहीं कर रहे थे। दूसरी तरफ दुकानदार कहते हैं कि वो सरकार की गाइडलाइन का पूरा पालन करवा रहे हैं और ग्राहकों को भी इसके प्रति जागरूक कर रहे हैं। तो सोमवार को दुकान खुलने के बाद भारी भीड़ देखने को मिली है दुकानों के अंदर। कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई है, बावजूद इसके कि पहले ही प्रशासन ने चेतावनी दी थी कि जो 3 दिन तक दुकान खुले रहेंगे उसमें दुकानदार ग्राहकों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाएंगे, लेकिन बावजूद इसके लोगों ने जमकर कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई और दुकानदार भी बेफिक्र नजर आ रहे हैं। दुकानदारों ने भी कोरोना गाइडलाइन का अनदेखा किया। जितने भी ग्राहक दुकानदार के आ रहे हैं, सभी दुकानदार सहयोग में सरकार की गाइडलाइन का सहयोग करते हुए
उन्हें समझा भी रहे हैं और कह भी रहे हैं भाई मास्क लगाओ, जो नहीं लगाता उसे समझा भी रहे हैं और प्रत्येक व्यक्ति जो है कहा जा रहा है और थोड़ा सा बाजार में छूट मिलने के लिए भी सरकार देने जा रही है। अभी आज शायद बहुत अच्छी गाइडलाइंस जारी होने वाली है। बाजार तो खुल गए हैं लेकिन अभी भी पब्लिक डरी हुई है, तो थोड़ा सा हमारा सरकार से यही आग्रह है कि थोड़ी सी छूट और मिले, सप्ताह में 3 दिन की बजाय 5 दिन खुले, जिससे थोड़ा सा व्यापारियों को कुछ आर्थिक रूप से सहायता मिले, कुछ हो। खबर नैनीताल से, जहां सरोवर नगरी में कोविड कर्फ्यू के दौरान 5 बजे तक छूट दिए जाने से आज दर्जनों पर्यटकों ने झील में नौका का आनंद लिया। कई नाव चालकों के चेहरे पे खुशी साफ तौर पर दिख रही थी। आपको बता दें कि कई महीनों से झील में नौका न चलने से नाव चालक के परिवार पर आर्थिक संकट आ पड़ा था। नाव चालक के लोगों का कहना है कि अब सरकार को कोविड कर्फ्यू में छूट दे देनी चाहिए, जिससे नाव चालक अपना और परिवार का भरण पोषण कर सके। महीने के बाद बोट यानी कि खुली हुई है और बाकी 2 महीने के बाद आज कस्टमर कुछ दिख रहा है और दिख भी रहा है। उस तरीके से अभी कस्टमर भी कुछ रेट के बारे में वैसे आराम से देखना चाहता है, कैसा मौसम है कैसा नहीं है, फिर हम उनके लिए बताते हैं उनकी इतना है या उतना है, जबकि वो अभी घूम नहीं पा रहे हैं। क्यों अभी सही तरीके से खुला नहीं है, तो कस्टमर भी डर रहा है और कुछ हमें भी हल्का हल्का डर लग रहा है। खबर बंगलौर से, जहां पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से पुलिस को चोरी की तकरीबन 1 दर्जन बाइक बरामद हुई। फिलहाल पुलिस 3 फरार आरोपी की भी तलाश कर रही है। दरअसल एसएसपी हरिद्वार के आदेश पर वाहन चोरों के खिलाफ पुलिस अभियान चला रही थी। लंढोरा पुलिस ने 4 और झबरड़ा पुलिस ने 1 युवक को गिरफ्तार किया। तो पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया। इन चोरों के पास से 1 दर्जन बाइक बरामद हुई। पुलिस 3 फरार चोरों की भी तलाश में जुटी हुई है। बता दें आपको कि एसएसपी हरिद्वार के आदेश पर वाहन चोरों के खिलाफ पुलिस लगातार अभियान चला रही थी। लंढोरा पुलिस ने 4 और झबरेड़ा पुलिस ने 1 युवक को गिरफ्तार किया है। कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। वाहन चोरी का रोकथाम हेतु हम जिले भर का अभियान चला रहे हैं। इस पे कल जो है हमारा मंगलूर कोतवाली चौकी लंडोरा में एक बहुत अच्छा सफलता मिली है। इसमें हमने 5 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और 3 अभियुक्त इसमें फरार है। इनसे कुल जो है हम 12 मोटरसाइकिल हमने रिकवर किया है। इसमें जो है 5 मोटरसाइकिल जो है हमारा जनपद में जो मुकदमा से संबंधित है और बाकी 7 मोटरसाइकिल का जो है हम अभी कनेक्ट करने का कार्रवाई कर रहे हैं। एक हयात नाम का व्यक्ति को हमने गिरफ्तार किया। इनसे 3 मोटरसाइकिल बरामद हुआ है। उसमें 1 मोटरसाइकिल जो है 9/6/2021 को थाना जबराड़ा क्षेत्र से ही जो है उसको चोरी हुआ है। बाकी 2 मोटरसाइकिल का कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं। इन दोनों जो घटना में जानवर में जो पुलिस टीम के 10,000 रुपये के इनाम जो है मैं घोषित कर रहा हूँ। तो खबर चमोली से, जहां पर्वतीय इलाकों में आज भी ग्रामीणों की कोरोना संक्रमण की जांच पूरी तरीके से नहीं हो पाई है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत सारे गांव के ग्रामीण अपनी जांच कराना ही नहीं चाहते, जबकि ज्यादातर गांव के लोगों और जनप्रतिनिधियों ने मांग की है कि उनकी जांच कराई जाए, जिससे कोरोना वायरस से संक्रमित होने की दशा में समय से समुचित उपचार भी मिल सके। हमारी ग्राम सभा ग्राम पंचायत अंगूठा में स्वास्थ्य विभाग नानावड़ की जो टीम आई थी, इसके द्वारा कोविड जांच की गई और जिसमें सभी लोग निगेटिव पाए गए। इसके लिए मैं ग्राम पंचायत की सभी जागरूक नागरिकों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस कोरोना काल में अपने आप को इस कोविड जैसी महामारी से बचाए रखा। इसके लिए आपकी जागरूकता और हमारे स्वास्थ्य विभाग का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने हमारी जाँच की और हमारे ग्राम पंचायत। तो देहरादून से बड़ी खबर, मौसम विभाग ने मानसून की चेतावनी दी। 15, 16, 17 जून को हो सकती है भारी बारिश। बारिश से तापमान में आएगी गिरावट। तो बड़ी खबर उत्तराखंड से, इस वक्त मौसम विभाग ने मानसून को लेकर चेतावनी जारी की है। 15, 16, 17 जून को भारी बारिश की आशंका जताई गई। बारिश से तापमान में आएगी गिरावट।
कल 13 जून को दक्षिणी पश्चिमी मानसून उत्तराखंड पहुंच गया है और इसने पूरे राज्य को कवर कर लिया है। उत्तराखंड के साथ साथ ये हिमाचल और जम्मू और कश्मीर में भी पहुंच चुका है। मौसम की बात करें तो आज 14 जून से लेकर 17 जून तक उत्तराखंड में अनेक स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा और गरज चमक के साथ वर्षा की संभावना है। साथ ही 15, 16, 17 तारीख को उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र विशेषकर कुमाऊं रीजन में जैसे पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल एवं गढ़वाल में, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग जनपदों में कहीं कहीं भारी वर्षा की भी संभावना है। अभी तापमान की बात करें तो उत्तराखंड में जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य से 1 से 3 डिग्री नीचे चल रहे हैं ज़्यादातर क्षेत्रों में, और अगले आने वाले 3-4 दिनों में भी जो अधिकतम तापमान है वो ऐसे ही सामान्य से 2 से 3 डिग्री नीचे बने रहेंगे। तो मंगलौर क्षेत्र में हो रही चोरी का पुलिस ने भंडाफोड़ कर दिया। पुलिस चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 4 चोरों को गिरफ्तार कर चुकी है। मंगलौर क्षेत्र में चोरों का गिरोह लगातार चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहा था। चोरों ने टेंट की दुकान सहित अलग अलग स्थानों पर चोरी की घटना को अंजाम दिया था। कस्बे में हो रही लगातार चोरी की घटनाओं की शिकायत के बाद मंगलौर पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू कर दी। जांच के दौरान पुलिस टीम ने 4 चोरों को दबोच लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी किया हुआ सामान भी बरामद कर लिया है। पकड़े गए चोर पहले भी कई चोरियों की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। विगत कुछ दिनों से यहाँ पे चोरी की छिटपुट घटनाएं बढ़ गई थी। इसमें हमारे सीनियर अधिकारियों द्वारा जो है टीमों का गठन करवाए गए और चोरियों को प्रिवेंट करने के लिए हमारी टीमों के द्वारा अच्छा अथक प्रयास करके ये कल में ये 4 आदमी अलग अलग चोरियों की घटनाओं में पकड़ करके हमने आज इनको कोर्ट में भेज दिया। तो खबर देहरादून के विकासनगर से, जहां बीते दिन विकासनगर कोतवाली क्षेत्र के गुडरीच चाय बागान में 2 युवकों ने एक युवक की हत्या कर दी थी। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। पुलिस क्षेत्राधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि चाय के बागान में पड़े मृतक के शव की पहचान सौरभ उर्फ सागर पुत्र राजकुमार निवासी लक्ष्मीपुर थाना सहसपुर जिला देहरादून के रूप में हुई। मृतक के भाई के तहरीर के आधार पर कोतवाली विकासनगर पर धारा 302 आईपीसी के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस ने अभियुक्त कंचन को हिरासत में लेकर पूछताछ किया तो अभियुक्त कंचन ने बताया कि सागर ने कंचन के परिवार पर अभद्र टिप्पणी की, जिसकी वजह से कंचन और करबेज ने सागर की हत्या कर दी। ब्रिज गांव से लगे हुए चाय बागान में एक अज्ञात शव मिला था, जिसकी शिनाख्त कराई गई। तो शिनाख्त मृतक की ग्राम लक्ष्मीपुर के सौरभ पुत्र राजकुमार के रूप में हुई है और हत्या के कारण के लिए एक टीम गठित की गई थी, जिनके द्वारा अथक प्रयास करके कंचन को गिरफ्तार किया गया है। उक्त कंचन द्वारा बताया गया है कि मृतक और उनके आपस में पारिवारिक बहुत अच्छे संबंध थे, किंतु शराब पीने के दौरान उनमें आपस में झगड़ा हुआ। उसी में मृतक के द्वारा उनके पारिवारिक महिला पर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी, जिससे नाराज होकर झगड़े के दौरान ही उनके द्वारा मृतक की हत्या। तो फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।